नमस्कार दोस्तों। जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 134 क्राउन पब्लिकेशंस की इस बुक का और वहाँ आपको मिलेगा चैप्टर 5.3 जिसका नाम है पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखा एवं समय का निर्धारण। दोस्तों, जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस बुक को आप मार्केट से बाय करिए या फिर आप इस बुक को ऑनलाइन बाय करिए। इस वीडियो को देखते हुए आपको अपनी बुक को करना है हाईलाइट और एग्जाम से पहले जो आप करेंगे रिविज़न वो करेंगे इस बुक में से। ठीक है, ये वो बुक है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपके नींव को करती है स्ट्रांग। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है पृथ्वी की गति। ठीक है, तो एग्जाम में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो था आपका एग्जाम आरएएस का, आरटीएस प्री 1999 में। वहाँ पे ये पूछा गया था कि पृथ्वी की गति कुल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, फिर 5 प्रकार की। इस टाइप से ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वी की गति होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है रोटेशन स्पीड जिसे हम बोलते हैं क्या, घूर्णन गति, और एक होती है परिक्रमण गति, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशंस स्पीड। दोस्तों, दोनों में फ़र्क क्या है ये आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर रोटेशन स्पीड क्या होती है, एज फॉर एग्जांपल जैसे आपके रूम में छत के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, जो फैन लगा हुआ है, अगर वो एक चक्कर लगाता है, अपना स्वयं का एक चक्कर पूरा करता है, उसको बोलते हैं रोटेशन स्पीड। ठीक है, जब फैन को मार्केट से बाय करते हैं उसको बॉक्स में लिखा होता है कि इसकी रोटेशन स्पीड क्या है। और एक होता है परिक्रमण गति, मतलब कि अगर आप किसी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो तो ये कहलाएगा आपका क्या, रिवोल्यूशन स्पीड। दोनों में फ़र्क है। रोटेशन स्पीड में सिंगल थिंग्स होगी, एक चक्कर वो लगाएगा, लेकिन यहाँ पर रिवोल्यूशंस में दो चीज़ें होंगी। ठीक है, एक चीज़ दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। आई थिंक आप लोग बातों को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं घूर्णन गति के बारे में। दोस्तों, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में हमारी पृथ्वी पूरी घूमती है, और इसे कहते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति। एक चक्कर इसने लगाया। ठीक है, और इसे हम कहते हैं दैनिक गति। ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं क्या, परिभ्रमण गति। ये भ्रमण है और ये क्रमण है, दोनों में फर्क है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, घूर्णन गति के बारे में। तो घूर्णन गति के दो और नाम है, इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति और दैनिक गति। आई होप सब बातों को समझ पाए होंगे। और दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, घूर्णन गति के द्वारा हमारे यहाँ पर दिन व रात की घटनाएं होती हैं। अगर हमारी रोटेशन स्पीड पॉज हो जाए तो दिन और रात नहीं होगी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अब बात करते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होती है। ठीक है, रोटेशन स्पीड थी दैनिक, और जो परिक्रमण या जो वार्षिक गति है इसे हम बोलते हैं क्या, वार्षिक गति। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक पृथ्वी और एक सूर्य। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। और इस गति को, पृथ्वी की इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। और इसके आधार पर हमारे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। रोटेशन के द्वारा दिन और रात बनती हैं, लेकिन जो सेकंड जो स्पीड होती है उसके द्वारा बनती है हमारी ऋतु परिवर्तन। ठीक है, इजी था, कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं नत अक्ष के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी जिस अक्ष या दूरी पर घूमती है वह अपने कक्ष तल मतलब प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है। और दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका आईएएस प्री 1995 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का था, वहाँ पूछा गया था। और यही सेम क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया था। पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कोण बनाता है 66.5 डिग्री का, और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, दिन रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, और वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ना आपको ये फिगर ध्यान से देखनी है, लेकिन इसके अलावा ना इस फिगर से आप ढंग से आप एक काम करिए, मैं आपको भी एक इमेज दिखा रहा हूँ, वही सेम इमेज आपको अपनी बुक के साइड में बना लेनी है। ठीक है, रुकिए, ये लीजिए फ्रेंड, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ध्यान से, और इसको अच्छे से आपने अपनी बुक के साइड में इसको करना है हाईलाइट। ठीक है, चलिए अब करते हैं दोबारा से इस वीडियो को पॉज। दोस्तों, उस पिक में आपको ध्यान रखना है कि जो आर्कटिक वृत्त होता है वो कितने डिग्री नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा
भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये सभी के सभी जो हमारा साउथ या नॉर्थ पोल पे जो स्थित है वो कितने डिग्री पे स्थित है, ये आपको अच्छे से याद करना है, कंटेस्ट इसको अच्छे से कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी के आधार पर दो घटनाएं होती हैं, एक होती है अपसौर और एक होती है उपसौर। दोस्तों पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है, कभी पास होती है कभी दूर होती है। दो स्थिति बनती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होगी तो कंडीशन हो जाएगी अपसौर की। सेम यही करिए आप लोग हाईलाइट, ज़्यादा आपको डिटेल में की लाइन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे कट टू कट ये जानिएगा। अगर हम बात करेंगे इनकी अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये फिगर ध्यान रखिएगा, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये स्थिति हमेशा जो होगी कंडक्ट, ये होगी आपकी 4 जुलाई को। ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है हमेशा क्या, 4 जुलाई को। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होता है उपसौर, इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिहेलियन। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तब बनेगा उपसौर, और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 14.73 करोड़ किलोमीटर। और ये कंडीशंस हमको दिखाई पड़ती है केवल 3 जैन को, 3 जनवरी को। अब बात करते हैं संक्रांति के बारे में। दोस्तों सूर्य की कर्क तथा मकर रेखा स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संक्रांति। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम संक्रांति बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सीधे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आखिरकार किस तारीख को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, सीधे स्ट्रेट उसके ऊपर 90 डिग्री सर के जस्ट ऊपर मान के चलिए आप लोग, तो ये होता है 21 जून को। और जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस स्थिति को हम कहते हैं क्या, कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। अब बात करने की मकर संक्रांति कब होती है, तो मकर जैसे कि नाम में ही निहित है, मकर रेखा। इसलिए मैंने आपको वो इमेज आपको दिखाई थी जिसमें आपकी कर्क रेखा थी, मकर रेखा थी, भूमध्य रेखा थी, अलग से इमेज जो मैंने बनवाई है आपकी बुक के ऊपर, उसको भी आप साथ साथ देखते रहिएगा। दोस्तों ये कंडीशन होती है आपकी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के बिल्कुल सम्मुख रहता है, सामने रहता है, जिससे सूर्य मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर लंबवत रहती है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस स्थिति को हम कहते हैं मकर संक्रांति। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे और रात क्या होती है, बड़ी होती है, और गर्मी कम होने के कारण शीत ऋतु रहती है। पहले वाली कंडीशन अलग थी, ठीक है, लंबवत, लेकिन यहाँ पर तिरछी बात कर रहा है। अब बात करते हैं विषुव क्या होता है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। दोस्तों 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। अब उस इमेज को चेक करिए, भूमध्य रेखा बिल्कुल सेंटर से 0 डिग्री पर आ रही है, जरा देखिए एक बार उस इमेज को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर बिल्कुल स्ट्रेट चमकता है और इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह दिन रात क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। यहाँ पर दिन रात बिल्कुल इक्वल हो रही है। 21 मार्च वाली स्थिति को हम बोलते हैं क्या, बसंत विश्व, और 23 सितंबर वाली स्थिति को हम बोलते हैं क्या, शरद विश्व। ठीक है, और ऑटोमन कह सकते हैं इसको हम, और 21 मार्च वाली कंडीशन को बोलते हैं क्या, स्प्रिंग। अब दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 136 में बाजिएगा कि नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का प्रदेश कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ये उपनाम किसका है, दोस्तों ये उपनाम है आपका नॉर्वे का। सीधे आपको पास केवल इतना रखना ध्यान। दिन की अवधि, ड्यूरेशंस ऑफ डे। दोस्तों 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है, जिससे दिन बड़े हो जाते हैं और रात क्या होती है, छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है, ध्यान रखिएगा। दिन की अवधि क्या होती है उत्तरी ध्रुव पर, हमेशा 6 मंथ की होती है। और 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च की अवधि में सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है, इसलिए वहाँ दिन बड़े व रात छोटी। दक्षिण ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रहण के बारे में। पहला आपका ग्रहण है सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। किस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा,
अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु आती है तो दोस्तों वो है आपका चंद्रमा। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सिधाई में होते हैं तो आपका क्या होता है यहाँ पर, सूर्य ग्रहण है। ये क्या था आपका, ये था आपका सोलर सूर्य ग्रहण। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये स्थिति आपकी बनती है अमावस्या। अगर हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जब चांद के ऊपर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो बीच में कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा बीच में पृथ्वी। तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का संबंध आपस में ऐसे स्थापित करना है कि जो ग्रहण है उसके ऊपर छाया ना पड़े, लाइट ना पड़े। सिंपल सा चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी क्या होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है। देखिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, सारा प्रकाश इसको मिल गया, इसे प्रकाश मिला ही नहीं, यहाँ लग गया क्या, ग्रहण। बस ऐसे आपको रखना है ध्यान। अब बात करते हैं पृथ्वी की काल्पनिक रेखाओं के बारे में। ठीक है, दो टाइप की यहाँ पे रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और आपकी देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा क्या बहुत पता होना चाहिए। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, ध्यान रखिएगा। पूरा पश्चिम पता है ना आपको, बस यही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, देखिए सिंपल सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे शायद उनको थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक है, पता है ना आपको लैटिट्यूड कौन सी रेखा होती है, ये वाली, और लॉन्गिट्यूड ये वाली रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर खींची होती हैं। बस हम उसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपका है यहाँ पर लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा है मतलब लैटिट्यूड, वही कहूँ मैं, कहाँ रह गया, मैंने सोचा हाईलाइट नहीं करा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड सॉरी। दोस्तों किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, जो 111.13, ठीक है, किलोमीटर क्या होती है, इनकी डिस्टेंस होता है। और अक्षांश की कुल संख्या कितनी होती है, 181। ध्यान रखिएगा, जो अक्षांश होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है बेटा, उसकी कुल संख्या होती है आपकी 181। और किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं क्या, कटिबंध। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं कटिबंध। ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको भी आप कर लीजिएगा हाईलाइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देशांतर क्या है दोस्तों। तो लॉन्गिट्यूड किसी भी स्थान की प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। और देशांतर रेखा की विशेषता क्या होती है कि 0 डिग्री देशांतर को हम लोग पीएम मानते हैं, जो लंदन के पास में ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जो हम पीएम एएम बोलते हैं ना, वही बात कर रहे हैं हम लोग इसमें यहाँ पर। और दोस्तों भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होगी हमेशा, और इसका डिस्टेंस होगा 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। यह ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस ध्रुवों पर हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है। दो देशांतर रेखाओं का बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं गोरे। ध्यान रखिएगा, देशांतर वाला गोरे था, और जो वो वाला स्पेस था, बीच का क्षेत्र था, इसे क्या बोला हमने, इसको बोला कटिबंध, बोले तो जोन। आगे बढ़िए, पिछला भी थोड़ा समेट के रखिएगा, थोड़ा क्या बहुत रखिए समेट करके। एग्जाम में कॉम्पिटिशन्स, ये जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, तरीके से बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं समय का निर्धारण। ठीक है, चलो दोस्तों, समय दो प्रकार से होता है कैलकुलेट। फर्स्ट है आपका स्थानीय समय मतलब कि लोकल टाइम, और एक है आपका क्या, प्रमाणिक समय। दोस्तों स्थानीय समय किसी स्थान का स्थानीय समय वो होता है जिसका निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। हमेशा लोकल टाइम का जो कैलकुलेशंस होगा वो होगा वहाँ के सन के आधार पर। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, बिल्कुल सबको पता है। अर्थात एक घंटे में देशांतर के 360 डिवाइड बाय 24। 24 डिवाइड क्यों करा, क्योंकि 24 इस समय क्या है हमारे पास वर्तमान में जोन है, तो इसलिए हमने इसको 24 से डिवाइड करा। तो डिवाइड करने में कितना गया, 15 अंश सूर्य के ठीक सामने से होकर के जाता था। अर्थात 1 डिग्री अंश देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू में 4 मिनट। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब दोस्तों को ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, स्टैंडर्ड टाइम।
प्रमाणिक समय या फिर मानक समय। दोस्तों, किसी देश का प्रमाणिक समय वो होता है जो उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा जो नैनी से गुजरती है, इस आधार पर भारत का समय ग्रीनविच समय से हमेशा क्या है, 5:30 प्लस में है, अधिक में है। जीएमटी कितना है, +5:30। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे समय जोन के बारे में कि विश्व में 24 समय जोन है। ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड को हमने 24th जोन में डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ध्यान रखिएगा, एसएससी वाले, रेलवे ग्रुप डी वाले इतने बच्चे अगर यहाँ वीडियो को देख रहे हैं तो उनके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन एमपी ऐसे में पूछा गया कि भारत पूरे वर्ल्ड को कुल कितने जोन में डिवाइड किया गया, 24 जोन में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यमनोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक सम्मेलन हुआ था आपका 1884 में वाशिंगटन के अंदर, वहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का डिज़ाइन हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। वर्ष वर्ष आपका स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है क्वेश्चन से वाला, इसको आप प्लीज लिख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे जैसे मंगलवार के स्थान पर बुधवार, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, पढ़ लो। देखिए, 180 डिग्री पूर्वी व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर जब कोई जलयान पश्चिम की ओर यात्रा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर एक दिन उसमें क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ा जाता है। जैसे मंगलवार के स्थान पर बुधवार और तिथि 28 के स्थान पर नेक्स्ट डे की 29 मानी जाती है। इस प्रकार जब सूर्य पूर्व दिशा में जाएगा, ध्यान रखिएगा, पश्चिम में प्लस हुआ, लेकिन अगर पूर्व दिशा में कोई अगर यात्रा करता है तो इस रेखा को पार करने पर एक दिन छोड़ दिया जाता है। वहाँ +1 हुआ, यहाँ पर -1 हो गया। ठीक है, अगर 28 तारीख को चला तो वहाँ पे ऐड होगा 27। तो ये फ़र्क है दोनों में, इधर +1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। जब हम पढ़ेंगे ना तरीके से थ्योरी वाली क्लास को, तब हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये बुक पूरी करनी है। इस बुक को अगर मैंने तरीके से पढ़ा दिया बहुत तरीके से, तो शायद इसका एक वीडियो 2 से 2.5 घंटे का जाएगा। और बच्चे जब क्लिक करते हैं वीडियो पे, पहले टाइम देखते हैं, क्वालिटी बाद में। ऐसा होता है यूट्यूब पर। थोड़ा सा समझिएगा बेटा, जब थ्योरी खुद से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस आपका बेस मुझे स्ट्रांग करना है इस बुक के माध्यम से, यही मेरा मेन मोटो है। बेस स्ट्रांग हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको। फिर आप जब थ्योरी खुद से भी पढ़ोगे ना, तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये रेखा आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि कर्क और मकर व्रत के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तथा कर्क एवं आर्कटिक व्रत के बीच तथा मकर व्रत और अंटार्कटिक व्रत क्षेत्र के बीच हम क्या कहते हैं, उस एरिया को, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंध क्या होता है और शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, आर्कटिक वे अटलांटिक व्रत तथा ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं शीत कटिबंध। ध्यान रखिएगा, 3 होते हैं, एक होता है उष्ण, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध और एक होता है शीत कटिबंध। दोनों का एरिया किस किस के अंडर में आता है वो आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा। और जो मैंने इमेज दिखाई है आपको, चाहो तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। कर्क और मकर को देखिए ध्यान से, वो पूरा एरिया करिए हाईलाइट। ठीक है, किसी पेन से कर देना उसको हाईलाइट। इसके बीच में एक भूमध्य रेखा भी तो है, कर्क हो गया, मकर हो गया, बीच में भूमध्य रेखा, इस पूरे जोन को कर दो ऐसे हाईलाइट। ठीक है, थोड़ा याद करना, कर लो क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, बस ये छोटा सा वीडियो है, वैसे वीडियो बहुत टाइम पे पैकअप हुआ है, जिस वीडियो का बहुत छोटा वीडियो था वैसे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जिस बच्चे को पसंद अगर नहीं आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब मत करिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सबको जानते थे। ठीक है, बाकी आपका मन हो सब्सक्राइब करने तो कर लीजिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में ये वाली बुक नहीं है तो मार्केट से जाकर बुक को लाइए, हाईलाइट करिए हमारे साथ में, और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो नींव है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। कहते हैं ना कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। बस एक बार वीडियो वॉच करिए, हाईलाइट करिए, रिवीजन करेंगे बुक में से, ना कि इन वीडियो में से। ठीक है, धन्यवाद।